अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो क्लास का उद्देश्य है कि आपके संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो। इसे क्लियर हो गया कि 100% सिलेबस से प्रश्न आज के क्लास में आपको मिलेगा। हिस्ट्री से भी प्रश्न रहेगा, जैसे एग्जाम में आता है उसी लेवल का प्रश्न, और सबसे गेस्ट प्रश्न आपको कराया जाए ताकि आपके एग्जाम में वहां से प्रश्न आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपका 80 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम देना होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा होता है। अब देखिए, 80 मार्क्स में इस साल भी पिछले साल वाला पैटर्न चल रहा है, तो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना होगा ओएमआर शीट पे। तो उसी रूप में एग्जाम में जिस तरह आएगा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसी तरह इसमें भी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किया गया है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का पीछे भी मैं एक आपको क्लासेस दिया था, अब लगातार क्लासेस आपको मिलेगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग का प्रयास क्या रहेगा कि जो सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इजी लेवल के प्रश्न लेकर चल रहे हैं, जो आसान आसान प्रश्न है, उसके बाद सीधे सीधे मॉडरेट लेवल के प्रश्न, और इसी रूप में एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्जाम में भी कुछ इजी प्रश्न रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मतलब मध्यम दर्जा के प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ हार्ड लेवल का प्रश्न रहता है। तो एग्जाम में जिस पैटर्न पे प्रश्न बनता है उसी पैटर्न पे हम लोग लेकर चल रहे हैं, और आज के क्लास में उन्हीं प्रश्नों का ज्यादा समावेशन किया जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, मतलब कि सर क्वेश्चन बैंक से हैं और 2026 के लिए संभावित है। कुछ प्रश्न आप देखिएगा, देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ताकि उससे पता चलता है किस रूप में प्रश्न आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न थोड़ा वो पूछ लेता है। तो जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक के वैसे प्रश्न जो हर साल पीछे पूछे जाते रहे हैं, और इस साल के भी एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। कभी भी क्लास को देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो क्लासेज आ रहा है ना, उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट तैयार किए तो कर दिया हूं 26 के लिए, सामाजिक विज्ञान का, मैथ का, हिंदी का, सभी विषय का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मान लीजिए कोई क्लासेज छूटा है तो वहां से आप देख सकते हैं, या ये पूरा पीडीएफ वगैरह लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी चीज का। या व्हाट्सएप चैनल पे सबसे अच्छा है ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे व्हाट्सएप में जो चैनल का ऑप्शन आता है उसमें इस AR कैरियर पॉइंट सर्च करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वही बताया जा रहा है, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो जिस रूप में मैंने बताया कि पहले इजी प्रश्न, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, उसी लेवल में प्रश्न है, एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा। चलिए, सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। कभी भी क्लास को देखिए, इससे आपका स्व मूल्यांकन होगा, आपको पता चलेगा कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आप जानते हैं तमाम सेगमेंट है इसमें, जैसे कि हिस्ट्री से प्रश्न रहेगा इसमें, फिर आपका ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न रहता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। तो इतना सेगमेंट, इतना 5 बुक मिलाकर एक पेपर तैयार होगा। तो अगर आप उत्तर देते हैं तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा इस बुक से या इस आपके खंड से प्रश्न आ रहा है, इस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, तो मेरा गलत हो रहा है। तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा वो याद कीजिएगा, उसके बाद उस चैप्टर को निकालिए, बुक उठाइए और पूरा पढ़ जाइए। और आगे आप लोग का डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न का भी क्लासेस मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बउआ टाइप प्रश्न है, सही विद्यार्थी पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप कई बार पढ़े होंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था सर? नाविक था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी याद करते चलेंगे। अब रटने वाला ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, तो चीजें मैं जो उत्तर बता रहा हूं या तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रट लीजिए। कह रहे यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा जा चुका है, इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यंग यूरोप की स्थापना जब भी पूछेगा तो मेजनी ने किया था, ठीक है। मेजनी आप जानते हैं, आपके यूरोप का यंग यूरोप पूछे या यंग इटली, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूनी, सबके योगदान हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा यंग यूरोप, तभी इसकी स्थापना किसने किया था? मेजनी। इसका उद्देश्य था यूरोप को एक करना, एकीकृत करना। अच्छा, यंग इटली नामक संस्था पूछे तो उसका भी संस्थापक कौन था? मेजनी था। उसका उद्देश्य था इटली को एकीकृत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट में लिखिए 3 ABCD, जो सही लग रहा है उत्तर देंगे। तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, ठीक है। इसको आप वैज्ञानिक समाजवाद के हम लोग जनक भी बोलते हैं, किसको? कार्ल मार्क्स को। जब हम समाजवाद पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो दूसरा हम लोग का चैप्टर है, कि पहले था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें लगातार पूंजीपति वर्ग
तरक्की करते गए, श्रमिक वर्ग का शोषण होते गया, बाकी लोगों का, मध्यम वर्ग का, पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ। अब वहां से एक ऐसी व्यवस्था का जन्म लिया जिसमें उत्पादन और वितरण पे सरकार का अधिकार था, उसे हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है किसको, जो दो तरह के समाजवादी थे, एक यूटोपियन समाजवादी, याद कीजिए चैप्टर में आप पढ़ेंगे, क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन कराने का भी मेरा प्रयास है। तो यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी थे, तो उसमें, और उसके बाद जब आपका ये वैज्ञानिक समाजवाद जहां से आया, जिसमें पूरा मतलब कि कार्ल मार्क्स का पूरा थ्योरी या इसका दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है, तो उसी के रचनाकार थे कार्ल मार्क्स। इनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये भी प्रश्न देखिए, जो भी प्रश्न आपको आज दिखाई दे रहा होगा ना, सारा कभी ना कभी पूछा गया है परीक्षा में। कह रहा चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन में। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहां है, तो कंबोडिया में। कहां है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में। विष्णु को, जो सूर्य का मंदिर है, विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आ गया तीसरे नंबर चैप्टर से प्रश्न, कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है, उसमें बाकायदा देखिएगा, जो एससीईआरटी का मूल बुक है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से सारा प्रश्न तैयार होता है। तो उसमें पूरा एक चार्ट बनाकर लिखा है कि पहले कौन आए थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे सर, पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, भारत में 1600 ईस्वी में, मतलब कि 1600 ईस्वी में तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बना, महारानी एलिजाबेथ ने बनाया था वहां पे इंग्लैंड में। वो आया व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में। लेकिन भारत में भी सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए थे भारत से, अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो पुर्तगाली ही गए थे गोवा पे। जब आजादी मिल गया उसके बाद उनको वहां से खदेड़ कर गोवा को मुक्त कराया गया। तो ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे। तो यहां पे फिलहाल ऑप्शन सी। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप जानते हैं पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह है, वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से सभा चल रहा था, जो रॉलेट एक्ट वगैरह आया था, जिसे काला कानून कहा गया था, उसके विरुद्ध में। तो वहां पे जनरल डायर आया अपने पूरे सैनिकों के साथ, और जालियांवाला बाग का जो गेट था, एक ही गेट था छोटा सा, उसको बंद करके और वहां से अंधाधुंध गोली बरसा दिया। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके विरुद्ध में काफी घटनाएं घटी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था, महात्मा गांधी को उसमें कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, उन्होंने वो भी त्याग दिया था। इसके साथ साथ इसको जांच करने के लिए भी प्रश्न बनता है कि हंटर समिति, ठीक है, पूछता है कि हंटर समिति का संबंध किससे है, तो हंटर समिति का संबंध किससे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। इसको जांच करने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक इंटरनल समिति बनाया, लॉर्ड हंटर जिसके नेतृत्व कर रहे थे, तो हंटर समिति। ये तमाम मैं चीजें जो बता रहा हूं ये आपके दिमाग में घुसते रहना चाहिए ताकि इसके आसपास भी प्रश्न आए तो एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो आप जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन किया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो सफल हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है मतलब कि नीलों पे, जो नील की खेती वगैरह करते थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे, तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दिए थे, ये सभी चीजें समाप्त हुआ। इसके बाद तो ये तो चंपारण सत्याग्रह प्रॉपर बिहार के चंपारण के लिए गांधी जी ने चलाया था, लेकिन देशव्यापी पहला आंदोलन गांधी जी चलाते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जो गोरखपुर में चौरी चौरा है वहां पे। और उसके बाद गांधी जी देखते हैं कि ये आंदोलन गांधी जी का क्या मुख्य होता है, सत्य और अहिंसा मेन उनका हथियार था। तो देख रहे मेरा अहिंसा से आंदोलन हट गया है, तो हिंसा की ओर जा रहा है, तो गांधी जी उसका खुद जिम्मेवारी लेते हुए उसको वापस ले लेते हैं। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है 1930 में दांडी यात्रा से। ठीक है, तो 1930 में दांडी क्या है, ये दांडी जो दिया है, ये गुजरात में एक जगह है समुद्र के किनारे दांडी। तो गांधी जी अपने 78 अनुयायी मतलब अपने चेलों के साथ निकलते हैं। उस समय नमक कानून आया था, गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो नमक कानून को तोड़ते हैं, वहां पे दांडी पहुंच के नमक बनाते हैं समुद्र के पानी से, और नमक कानून को तोड़ते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसके बाद आप जानते हैं अंतिम गांधी जी ने आंदोलन चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भारत आजाद हो गया, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। तो ये सब गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार
हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था सर? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी रटते चलेंगे, एक एक चीज समझते चलिएगा। जहां पे कुछ फैक्ट्स है जिसके आसपास प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, और इस पे तमाम क्लासेस में आपको अब दूंगा, लगातार क्लासेस आपको मिलेगा। आप लोग का डिमांड आएगा तो लाइव क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा, और जो भी क्लासेस छूटा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं प्लेलिस्ट पूरा बना दिया हूं सामाजिक विज्ञान 2026 के लिए, एक सामाजिक विज्ञान का, साइंस का, मैथ का, हिंदी का, तो उससे आप देख सकते हैं क्लासेस। या सबसे अच्छा तरीका है कि व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम जो भी आप यूज करते होंगे, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी, तो वहां पे इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट सर्च करके जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो भी क्लासेस आने वाला होता है उसका अपडेट पहले ही सेंड कर दिया जाता है, ताकि उसमें लाइव चीजें आप आंसर दे पाए, और उसके साथ साथ वहां पे आपको सभी PDF नोट्स वगैरह भी भेजा जाएगा। तो अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जिस भी प्रश्न पे डाउट है, या जो आपको लग रहा है कि इस विषय का क्लास चाहिए, इस विषय का ये चैप्टर मुझे नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर अगला क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है आपसे 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहां हुआ था सर? कलकत्ता में। रटते चलेंगे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में। कई बार पूछा गया, मतलब कि कहां पे, देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रह रहा है, तो वो बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। जैसे पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है, सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो हमारे राज्य बिहार में है। किस राज्य में है सर? बिहार में है आपका। और कितना है? तो 1108 है। अब तो नया भी आएगा तो और बढ़ गए हम लोग, लेकिन पुराना जो जनगणना है 2011 का, उसके अनुसार 1108 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में हम लोग रहते हैं, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां मिलेगा? महानगर में, क्योंकि महानगर उसे ही बोलते हैं जिस नगर की जनसंख्या कम से कम 10 लाख से अधिक हो, तो वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। आ गया जो हम लोग समाजवाद में चर्चा कर रहे थे कि पूंजीपति वर्ग के बारे में। करे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए जब ऐसा पूछा जाए कि ये भी प्रश्न पे काफी बुक में आप पढ़िएगा तो लिखेगा श्रमिक वर्ग, काफी प्रश्न में लिखेगा सभी वर्ग। देखिए जो अब प्रश्न की प्रकृति समझेंगे, ये पूछ रहा है कि पूंजीपति वर्ग, तो पूंजीपति वर्ग कौन थे? जो कारखाना के मालिक थे, कंपनी वगैरह का संचालन कर रहे थे। कंपनी से कौन लोग जुड़े थे? तो श्रमिक वर्ग डायरेक्ट रूप से जुड़ा था। तो ये प्रश्न पूछे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से, मतलब कि सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किसका शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग। और जनरल प्रश्न पूछ दे किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग। पूंजीपति वर्ग देखिए श्रमिक वर्ग का भी शोषण कर रहे थे, और मध्यम वर्ग के भी लोग जुड़े थे, कृषक वर्ग, सबका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण हो ही रहा था, तो इसीलिए सभी वर्ग। तो प्रश्न की प्रकृति समझ के आपको उत्तर करना है। कह रहा है आपसे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था? तो आप जानते हैं रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। रटते चलेंगे, सामाजिक विज्ञान है, और वही प्रश्न आ रहा है जो इस साल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? मतलब जो आपका विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मंदी के नाम से भी जिसे हम लोग जानते हैं, वो कब शुरू हुआ था? तो 1929 में। कब शुरू हुआ था? 1929 में। और 1914 में क्या शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। बिल्कुल सही, 1918 तक चला था। चलिए यहां पे देखेंगे, करे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। देखिए बाइबल पुस्तक क्या होता है? जैसे देखिए यहां पे, जैसे कुरान जो है मुस्लिम धर्म के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, गीता, महाभारत, रामायण हिंदू धर्म के लिए, उसी तरह बाइबल जो है वो आपके ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के लिए का सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबल। तो उसी की छपाई किया था गुटेनबर्ग ने सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखें। देखिए हर एक से प्रश्न मिल रहा है, हिस्ट्री से, फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में शुरू में ही बोल दिया कि पूरा वो एग्जाम में जिस तरह प्रश्न आता है, कभी कहीं से कभी कहीं से, उसी लेवल का प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। और यहां से खूब प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। कह रहे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ था? तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ सर? चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? चीन में। प्रतियोगिता परीक्षा का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? चीन में। तो चीन देखिए शुरू से आविष्कार, और इस समय भी देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी में आगे है चाइना।
चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, करे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण को लेकर, प्रिंटिंग को लेकर किसने एक कथन कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे, कथन से खूब प्रश्न पूछता है। कर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये आ गया ज्योग्राफी में। तो दो तरह के संसाधन को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि एक मानवकृत संसाधन को तमाम भाग में हम लोग मतलब कि बांट के पढ़ते हैं। तो सौर ऊर्जा को उसमें पुनः पूर्ति युग में रखा गया है कि सौर ऊर्जा का पुनः पूर्ति योग संसाधन, ताकि उसका पुनः पूर्ति होते रहता है। तो सोलर एनर्जी जो है वो पुनः पूर्ति योग संसाधन है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। करे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय, तो मरुस्थल कहां है? राजस्थान में है सर, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे प्रश्न। करे इनमें कौन रबी का फसल है? उत्तर दीजिए। देखिए दो तरह की फसल हम लोग पढ़ते हैं, एक रबी एक खरीफ। तो रबी की बुआई जो ठंडा वाला मौसम में होता है, मोटा मोटी समझने के लिए, और खरीफ जो गर्मी वाला मौसम में होता है। तो इस तरह आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि रबी कब है, तो गेहूं होगा। रबी का फसल कौन है इसमें? गेहूं हो जाएगा, ठंडा वाला मौसम का फसल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि धान का एक प्रकार है। तो धान जो है, धान का मतलब जो बीज का प्रकार होता है, धान का प्रकार, तो औस भी एक धान होता है, अमन भी एक धान का प्रकार है, बोरो भी है। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 22 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है? मतलब कि कौन जो है उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ये प्रश्न है। देखिए कौन उद्योग, कृषि यहां पे रहना चाहिए, मतलब यहां पे उद्योग पहले होना चाहिए और कृषि बाद में। अब प्रश्न सही हुआ। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब आधारित का मतलब कि जैसे मान लीजिए, देखिए कोई अगर उद्योग एक कृषि पे आधारित है तो उसमें जो कृषि जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसका कुछ ना कुछ कच्चा माल के रूप में वहां पे जाएगा, और जो आधारित नहीं होगा उसमें कृषि का कोई उपयोग नहीं होगा। तो देखिए सूती वस्त्र में, देखिए सूती वस्त्र किससे बनता है? कॉटन, कपास से, जूट से। तो ये इसमें तो कृषि वाला चीज आ गया, तो इस पे आधारित नहीं पूछा है। देखिए ये तो आधारित हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चीनी सीधे सीधे शुगर केन, गन्ना से, तो ये भी कृषि पे आधारित है। जूट तो आप देख ही रहे, जूट से। तो सीमेंट क्या है? एक कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सीमेंट बनाने में जो कृषि का कोई भी चीज का उपयोग नहीं होता है, मतलब कृषि से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर। कह रहा है इनमें कौन कंज्यूमर फैक्ट्री है? मतलब कौन कंज्यूमर इंडस्ट्री है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को आप जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता उद्योग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र है, पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर कहां पे है? यहां पे है, उत्तर पूर्वी रेलवे, वहीं पूर्वोत्तर। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे, सारा फैक्ट से रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब कि इसमें से जो ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि पक्की सड़क की लंबाई मतलब सबसे ज्यादा पीसीसी रोड कहां पे है? कहां पे होगा? महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? तो गंडक नदी जो आपको, गंडक नदी जो नेपाल से निकल कर आता है, बिहार वगैरह में प्रवेश करता है, तो गंडक नदी का कहां पे है? तो वाल्मीकि नगर पे है। वाल्मीकि नगर बैराज वगैरह बनाया गया, जहां पे विद्युत उत्पादन गृह भी है। तो कहां पे होगा? वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन भी यहाँ पे पर्यटन स्थल वगैरह है, या वाल्मीकि नगर आप जानते हैं व्याघ्र केंद्र भी है, इसका जो जंगल वगैरह उसमें व्याघ्र वगैरह प्रजाति पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर। कह कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव कहां पे है? भागलपुर जिला में। ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। सब ज्योग्राफी से प्रश्न मिल रहा है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? पहले आप लोग उत्तर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिए इसका उत्तर तुरंत आपको सोचना चाहिए क्या होगा, ध्यान से ऑप्शन देखकर। तो कह रहे तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई, तो उसका स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानिक ऊंचाई। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न,
कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में देखिए नीला रंग से, आप जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति अधिक है। तो किससे दिखाएंगे नीला मतलब कि रंग से, किसको दिखाएंगे? जल को दिखाएंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किन्होंने बोला था कि लोकतंत्र में रंग भेद से कोई दिक्कत नहीं है, इसके विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है, तो जेड गुडी ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में, मतलब आरक्षण की जो सिस्टम है पंचायती राज व्यवस्था में। अच्छा, उसके बाद जब पंचायत स्तरीय चुनाव होता है उसमें, और सबसे पहला राज्य इसको लागू करने वाला बिहार, हम लोग का राज्य बिहार है। जो माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने महिलाओं के लिए आप देख ही रहे काफी काम किया। मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे पैसा हो तो बॉयज को भी मिलता है, लेकिन इंटर पे देखिए सिर्फ गर्ल्स को, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करने पे, कोई सिविल सेवा या किसी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण, तमाम चीजें उन्होंने काम किया महिलाओं के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था सही उत्तर है इस प्रश्न का। करे संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य जो होगा, संघीय राज्य, तो उसमें इकहरी शासन व्यवस्था जो है इसकी विशेषता नहीं होगा। बाकी संघीय व्यवस्था का लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है। जैसे भारत ही देखिए एक संघ राज्य है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर था। तो भारत का अपना एक लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। शक्तियों का विभाजन है भारत में, मतलब कि आप देखिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और शक्तियों को बांटा गया है। केंद्र सूची का विषय उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय है तो राज्य सरकार, और जो दोनों के लिए उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संघ सरकार राज्य का उदाहरण है, तो अमेरिका, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यहां पे आपसे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? टोटल रिवॉल्यूशन। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था सर? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है यहां पे प्रश्न है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के प्राण है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आ गया अगला प्रश्न। कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%। कितने सीटें आरक्षित है? 50%। और पहला राज्य है बिहार जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया। ये भी याद रखना है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब मतदाता मतलब वोट, आप मतलब कि वोटर आईडी कार्ड आपका कम से बनेगा, कब आप वोट वगैरह दे पाएंगे? मैं आपसे पूछा आप क्यों नहीं वोट देते हैं? आप कहेंगे सर मेरा एज अभी 18 साल नहीं हुआ है। मतलब न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। करें लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन का आप काफी नाम सुने होंगे। इन्होंने ही कहा था अब्राहम लिंकन ने कि तुम मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटा का समय दोगे तो मैं 4 घंटा कुल्हाड़ी का धार तेज करूंगा। मतलब कि मैंने किसी भी काम को करने से पहले मैं रणनीति तैयार करूंगा कि मुझे कैसे आगे काम करना है। तो ये सबसे जरूरी है। इनका ये 2-3 कथन काफी प्रमुख है। तो इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन का कथन है, कई बार पूछा गया है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, करें लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता में अफसरशाही भी चुनौती है, जातिवाद भी है और शिक्षा भी चुनौती है। तो इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाइए, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, यहां पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? यहां से इकोनॉमिक्स से प्रश्न मिला है। तो आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट के पढ़ते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं,
तो ऑप्शन बी, यही हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां पे मैं अभी पूरा नीचे प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे देखिए पूरा 80 तैयार किया गया, लेकिन हम लोग 40 प्रश्न पे ही आज मैं रुकूंगा। आप जरूर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कौन विद्यार्थी क्लासेस देख रहे हैं, 40 में से आपका कुल कितना सही हुआ। आगे किस विषय का क्लासेस चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप व्हाट्सएप चैनल वगैरह, टेलीग्राम, जैसा कि मैं बताया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे सभी क्लासेस का पीडीएफ जो भी क्लासेस पहले आने वाला होगा उसका अपडेट भेजा जाएगा, तो वहां पे जुड़ जाइए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ और आगे किस विषय का आप क्लास चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।